ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। हम सब जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपनी सोच के दायरे को बड़ा करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सीमित रखता है वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता है। सफलता और हमारे बीच की दूरी बस कुछ कदम की है। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर स्वयं को इसके योग्य समझेंगे। फिर आप भी देखेंगे कि एक सोच के बदलने से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। कोरोना संक्रमण के इस काल में भी सोच बदलने की जरूरत है और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना है और कोविड टीका जरूर लगवाना है। कोविड-19 के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया। नमस्ते सर। इससे पहले डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर रेड्डी, भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। खासकर अगर दक्षिण भारत के केरल की बात करें तो वहां दोबारा वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां संक्रमण दर 10% या उससे ऊपर है। क्या ये तीसरी लहर का संकेत है? क्या दूसरे राज्यों में भी मामले तेजी से बढ़ेंगे या फिर ये दूसरी लहर का ही अभी प्रकोप देश में चल रहा है? देखिए, ये लगता है कि दूसरा लहर अभी खत्म नहीं हुआ जी। तीसरा लहर शायद शुरू होने वाला है, मगर ये दूसरी लहर के साथ ही जुड़ के निकल रहा है जी। इस दोनों लहर के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा जी। ये कहना मुश्किल है कि दूसरा लहर खत्म हो चुका है सारा भारत में, हर जगह, क्योंकि ये जो लहर है वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय पे उभर आया है जी। शुरुआत में कुछ राष्ट्रों में, कुछ राज्यों में काफी ज्यादा स्तर पर नजर आया। फिर जैसा कि उत्तर पूर्वी भारत में थोड़ा देर से नजर आया और वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं अभी जी। फिर केरल जैसा राज्य में थोड़ा सा अलग परिस्थिति है, क्योंकि दूसरे लहर के शुरुआत में भी उसमें केसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए थे जी। पहले लहर में भी केरल आगे ही था जी। मगर एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि अभी अभी जो एंटीबॉडी सर्वे हुआ है, सीरो सर्वेलेंस का जो स्टडी हुआ है जी। ICMR के ओर से जी। वहां पे केरल में केवल वहां पे तकरीबन 44% ही एंटीबॉडीज साबित हुए, मतलब वो प्रेवलेंस जो नजर आया जी। वो खाली 44% लोगों में एंटीबॉडीज नजर आए जिनमें टेस्टिंग हुआ था जी। और पूरा भारत का अगर आप देखें, नाप लें, जो ऑल इंडिया सर्वे हुआ है वहां पे तकरीबन 68% का में एंटीबॉडीज नजर आए जी। मतलब केरल में एक ओर से देखा जाए तो ये वायरस का प्रसार और संक्रमण एक दूसरे से जो होता है उसके ऊपर काफी पाबंदी थी दूसरे लहर में जी। और इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को ये संक्रमण नहीं हुआ जी। बाकी राज्यों में जहां पे काफी ज्यादा संख्या में हमें 70% से ज्यादा ये एंटीबॉडीज नजर आ रहे हैं, वहां पे ये दूसरा लहर एकदम तेजी से उभरा और फिर खत्म भी हो गया। जी।
तो जहाँ पे दूसरे लहर के दौरान बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमण नहीं हुआ, वहां पे कई लोगों को अभी भी खतरा है वायरस का। बिल्कुल। और वो नजर आ रहा है हमारे सामने जी। और कम से कम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रदेश में हम दूसरे लहर को खत्म हुआ ये नहीं मान सकते, ये दूसरा लहर अभी चल रहा है, ये मान के चलना पड़ेगा। जी। अगर ऐसे राज्यों में जहां पे दूसरी लहर पूरी तरह खत्म हुई और बहुत ही कम केसेस नजर आए, अगर कुछ दिनों बाद केसेस उभर आने लग गए और तेजी से बढ़ने लग गए, तो तब वहां पे तीसरा लहर मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ एक दो व्यवहारिक सवाल हैं। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जिन्होंने संक्रमण को मात दे दी है, अब उनके जीवन में एक नई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। 15-20 दिन के बाद उनके सर में चक्कर आने लगता है, उल्टी की टेंडेंसी लगने लगती है। वो अपना खून जांच कराते हैं, उसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। ब्रेन के एमआरआई में भी सब कुछ सामान्य दिखता है। पेट के अल्ट्रासाउंड में भी कोई समस्या नजर नहीं आती। अब वो दिक्कत में है कि आखिर मुझे क्या हुआ है, मैं किस परेशानी से ग्रस्त हो गया हूं। क्या ये पोस्ट कोविड के लक्षण हैं या फिर कोई और समस्या? ये ज्यादातर पोस्ट कोविड के ही लक्षण हैं। तो ये पहले ही पहचान लिया गया पिछले साल ही कि कुछ लोगों में जहां पे कोविड का बीमारी नजर आता है और इलाज के बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर वहां पे कुछ लोगों को अभी भी बीमारी के लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी के लक्षण बिल्कुल नहीं होते जी। और उनको अलग अलग किस्म के तकलीफ महसूस करते हैं। वो वहां पे एक तो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है जो बहुत ही क्रॉनिक फैटीग कहते हैं जी। और दूसरा मसल्स में काफी दर्द होने लगता है और उसको मयालजिया कहते हैं जी। शरीर में अलग अलग हिस्सों में। और तीसरा ये बुखार भी दोबारा हो सकता है और खास करके आपने जैसा जिक्र किया जी, दिमागी परेशानियां काफी उठती हैं जहां पे वो किसी चीज को आसानी से याद नहीं रख सकते, वो कई सारी चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं जी। और उनको किसी चीज के ऊपर ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। उसको ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। जी। मतलब ब्रेन में मस्तिष्क में जैसा धुंध सा छा गया जी। तो उस प्रकार का धुंध जब दिमाग में छा जाता है तो दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता जी। इसके अलावा दिल, फेफड़े, पैंक्रियास ऐसे जगह पे भी ये वायरस का असर नजर आता है। कभी कभी खून के नालियों में खून गाढ़ा जमा होने की वजह से दिल के ऊपर भी खतरा हो सकता है जी। और अगर पैरों के मतलब जो वीन्स जो होते हैं खून के नालियां वहां पे खून गाढ़ा होकर जम जाता है, वहां से निकल के फेफड़ों तक पहुंच सकता है जी। तो फिर फेफड़ों को भी खतरा हो जाता है। तो ये हर एक में नहीं होता, बहुत ही कम ही लोगों में होता है। मगर हल्का सा जो तकलीफ है जैसा कि मैंने कहा थकावट होना, काम करने के लिए मैंने वो मन नहीं लगना या दिमागी परेशानी, भुलक्कड़ बन के बैठना जी। और शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना, ये इस प्रकार के जो लक्षण है वो ज्यादा लोगों में पाया गया है जिनको लॉन्ग कोविड कहा गया। तो ये देखने वाली बात है कि कुछ लोगों में कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता है, कुछ लोगों में कुछ महीनों तक चलता है। इसके ऊपर काफी जांच हो रही है और ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 20 या 30% लोगों में इस प्रकार के तकलीफ नजर आते हैं। डॉक्टर रेड्डी इसके लिए कोई खास इलाज अभी तक नहीं निकला जी, मगर हमें देखना चाहिए कि क्या हल्का समय के साथ ये खत्म हो जाता है या नहीं। यहाँ एक और सवाल है, जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वो ठीक हुए, उन्हें समझ में आता है कि ये पोस्ट कोविड है,
लेकिन जिन लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कोरोना से संक्रमित हुए या नहीं हुए, ऐसे लोग भी अब कई समस्याएं फेस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके शरीर में जकड़न सी है, दर्द सी है, कहीं स्किन पे रैशेज हो रहे हैं। ऐसे में वो क्या समझे कि उनको कोविड हुआ था, ये पोस्ट कोविड है या कुछ और मामला है? अगर दूसरे कोई कारण नहीं पता चलता जांच करने के बावजूद जी, तो हमें पोस्ट कोविड ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि कोविड आजकल बहुत ही ज्यादा सभी लोगों में नजर आ रहा है, उसका खतरा है, कई सारे लोगों में नजर आ रहा है और बहुत खतरा है जी। तो क्योंकि उसका संक्रमण का खतरा सबको है, हालांकि रोग का लक्षण कुछ लोगों में नजर बिल्कुल नहीं आते, उसका मतलब नहीं है कि वायरस शरीर में नहीं पहुंचा जी, या किसी प्रकार का उसका असर नहीं हुआ शरीर के अंदर, और वो हल्का हल्का वो असर हो सकता है लॉन्ग कोविड के रूप में, अगर शुरुआत की बीमारी के रूप में भी नहीं हुआ। ये पाया गया खास करके कुछ लोगों में जिनको ये वायरस का संक्रमण हुआ है, ज्यादा लक्षण नजर नहीं आए हैं, खास करके युवा लोगों में जी, और खिलाड़ियों में भी, कि अगर उनका दिल का अगर इमेजिंग के टेस्टिंग करें जी, तो वहां पे दिल के अंदर फाइब्रोसिस भी नजर आता है। जी, कभी कभी वो दिल का मांस जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन नजर आता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। जी, और दिल के ऊपर जो जाली होती है जिसके अंदर दिल बसता है वो पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। जी, वो पेरिकार्डियम भी के अंदर भी वहां पे भी प्रज्वलन होती है और वहां पे भी पानी हल्का सा जम सकता है, उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जी, तो ताजुब की बात यही है कि उन लोगों को पहले कोविड के लक्षण नजर नहीं आते, जी, मगर जांच करने के बाद ये पता चलता है, तो ये इसको लॉन्ग कोविड का ये लक्षण मान के चलना चाहिए। मगर अच्छी बात यह है कि ये भी पाया गया है कि कई ऐसे लोगों में भी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद सुधार होती है और ये सारा जो कुछ भी है दिल के ऊपर असर पड़ा है वो भी खत्म हो जाता है। जी, बिल्कुल। मगर कुछ लोगों में, जैसा कि आपने कहा, जिनको पहले लक्षण पता नहीं चलता, जी, बाद में इस प्रकार का लॉन्ग कोविड के लक्षण उनको सता सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोना से ठीक हुए बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि वो खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन 1-2 महीना कर लें ताकि वो जो हार्ट अटैक है उसकी आशंका को खत्म कर दें। ये सोच कहाँ तक सही है? ये हर एक को लेने की जरूरत नहीं है जी। खून पतला करने वाली दवाइयाँ उन्हीं को दी जाती है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और जिनका बीमारी काफी गंभीर है और जिनको आमतौर से इंटेंसिव केयर में रखा जाता है। वो ज्यादा चल नहीं पाते उस दौरान, और जहाँ पे खतरा है कि उनके खून के नालियों में, खास करके पैरों के खून के नालियों में खून गाढ़ा जमा होकर जम के फिर वहां से फेफड़ों में पहुंच सकता है और फेफड़ों में खतरा पैदा करने के बाद वो दिल के ऊपर भी असर कर सकता है। तो वो खतरे से बचने के लिए वहां पे ये खून पतला करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। जी। कुछ प्रोफिलैक्टिक एंटीकोएगुलेशन कहते हैं जिनको प्रिवेंटिव तरीके से दी जाती हैं, और कुछ लोगों को फुल थेरापेटिक एंटीकोएगुलेशन कहते हैं, पूरा डोज में दी जाती है अगर उनको काफी ज्यादा बीमारी है। जी। और ऐसे लोगों को घर जाने के बाद भी पूरा 3 हफ्ते तक एंटीकोएगुलेशन, ओरल एंटीकोएगुलेशन चलाया जाता है। जी। मगर तकरीबन 80 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को तकरीबन इस प्रकार के लक्षण होते नहीं है जी। और उनको इस प्रकार की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है। और फजूल के इस प्रकार की दवाइयां लेने से कभी कभी खतरा भी होता है, क्योंकि खून पतला करने वाली दवाइयां अगर बिना आवश्यकता के ले लें तो कहीं से कोई चोट भी लग गया तो खून ज्यादा बहने लग जाता है। जी। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राजधानी दिल्ली से निशांत पटेल जी। निशांत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं निशांत पटेल बोल रहा हूँ दिल्ली से। रेड्डी साहब से मेरा एक सवाल है कि चूंकि मुझे है ना ये जो मौसमी खांसी होती है ना, मौसमी खांसी जो मानसून में होती है जी, वो हुई है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ
कि मुझे ये लोग, क्योंकि एक बार मैं क्वारंटीन हो चुका हूँ, तो क्या दोबारा भी ये लोग मुझे क्वारंटीन कर सकते हैं? प्लीज बताइए। नहीं, अगर आपका टेस्टिंग में वायरस का लक्षण नजर नहीं आया, ये आपका टेस्ट ठीक निकलता है, तो फिर आपको क्वारंटीन भला क्यों करेंगे? हो सकता है आपको नजला हो या और किसी कारण की वजह से इस प्रकार का तकलीफ हो, मगर अगर आपको इस प्रकार का तकलीफ फिलहाल है तो वैक्सीन तो जरूर ले सकते हैं, मगर कुछ दिन इंतजार कर लीजिए जब तक कि इस प्रकार ये लक्षण खत्म हो जाए, तो तब जाके आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा। नहीं तो वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन तक हो सकता है कि शरीर में दुखन हो या बुखार हो, तब आपको पता नहीं चलेगा कि वो बीमारी की वजह से हुआ या वैक्सीन की वजह से हुआ। इसीलिए बेहतर है कि आप ये फिलहाल जो आपको तकलीफ हो रही है उसके लक्षण खत्म होने के बाद ही आप जाके वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मगर अगर आपको कोई शक है तो पहले टेस्टिंग करा लीजिएगा वायरस के लिए। मध्य प्रदेश से बीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट रीवा ग्राम पतौता से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अपन वैक्सीन लगा रहे हैं, लगने के बाद अगर 2-3 दिन 4 दिन तक अगर लगातार बुखार आ रहा है जी, तो क्या मेरे को डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी? जी डॉक्टर रेड्डी। बुखार अगर हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बुखार का क्या कारण है। तो हो सकता है बुखार कोविड की वजह से हो या दूसरे कारण की वजह से हो। अगर बुखार 1-2 दिन में खत्म हो जाता है और शरीर में और कोई तकलीफ नहीं है, सूखी खांसी वगैरह नहीं है, बदन में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि आप घर में ही आराम कर सकते हैं। मगर कोई भी शक हो तो जाके डॉक्टर से संपर्क करने का यही मकसद है कि पहला टेस्टिंग भी हो सकता है, तो वो टेस्टिंग में पता चलेगा कि ये कोविड वायरस का संक्रमण हुआ या नहीं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। हमारे पूरे परिवार में दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और जो है तीसरी लहर से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, कृपया सबको समझाकर बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। जी डॉक्टर रेड्डी, तीसरी लहर से कैसे बचें? मैं तो पहला इनको दाद देता हूँ कि वो घर में सबको वैक्सीन लगवाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरों को भी आप समझाइए और उनको भी कह दीजिए कि वैक्सीन लगाना बिल्कुल आवश्यक है। जी। अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी शरीर में ये वायरस से लड़ने का शक्ति जो उत्पन्न होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वायरस का संक्रमण आपको बिल्कुल नहीं हो सकता। जी। उसका यही मतलब है कि संक्रमण अगर हो भी जाए तो गंभीर बीमारी नहीं होगी। जी। तो वायरस का संक्रमण से बचने के लिए जब तक कि पूरा देश में वैक्सीन नहीं लगा हो, तब तक ये वायरस फैलता ही रहेगा। तो उससे बचने के लिए आपको अभी भी मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है। जब घर के बाहर जाते हैं जी, तो मास्क जरूर पहनिएगा, और जितना हो सके उस हद तक आप थोड़ा खुले हवा में ही आप लोगों से मिलिए या काम कीजिए। बंद कमरों में जहाँ पे हवा का प्रसार नहीं होता, वहाँ पे वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो जिस हद तक हो सके वहाँ पे इस प्रकार के बंद कमरों में जहाँ बिल्कुल खुली हवा नहीं है, वहाँ पे कम समय बिताएं आप। और बाकी तो यही है कि भीड़ भाड़ में ना शामिल हो और पौष्टिक आहार का सेवन करें, बस यही है। और जैसा मैंने कहा, दूसरों को भी समझा के उनको भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। राजधानी दिल्ली से अनिल कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसमें जैसे कई बार मास्क की चर्चा होती है कि कोई कहता है कि N95 मास्क यूज करे, या कभी ये सुनने में आता है सर्जिकल मास्क यूज करे।
तो जैसे हम लोग ड्यूटी जाते हैं तो मोस्टली अभी तक तो हम कपड़े वाला मास्क यूज कर रहे थे जी। तो क्या मास्क में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, ये पूछना चाहते सर। जो मास्क आपके पास है जो आसानी से आपको मिल सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कीजिएगा। N95 काफी असरदार मास्क है, मगर यही कहा गया कि क्योंकि वो ज्यादातर अस्पताल में उसकी आवश्यकता होती है, जो लोग रोज मरीजों के साथ काम करते हैं, ज्यादातर उनके लिए बचा के रखिएगा। सर्जिकल मास्क जो आजकल काफी मात्रा में मिलने लगी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो नहीं मिलता है तो फिर आप कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डबल लेयर मास्क करके। और अगर किसी को कोई ऐसे जगह जाना हो जहाँ पे हवा का प्रसार ज्यादा नहीं है, बंद कमरे में ज्यादा देर लोगों से मिलना हो, तो डबल मास्किंग करने का भी सलाह दी जा रही है, मतलब 2 मास्क पहनने के लिए। वो आप चाहे तो एक क्लॉथ मास्क, एक सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, या जैसा मैं करता हूँ, मैं एक टिश्यू पेपर को फोल्ड करके वो मेरे सर्जिकल मास्क के अंदर लगाता हूँ, ताकि मेरे नाक से जो गर्म हवा निकलती है उससे मेरे ऐनक भी फॉगिंग नहीं होते, ऐनक उनका फॉगिंग भी नहीं होता। मतलब यही है कि आप जहाँ पे बंद कमरे में जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, तो बेहतर है कि आप डबल मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी जगह आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या डबल लेयर क्लॉथ मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्जिकल मास्क आसानी से मिलता है तो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। सावधानी ही बचाव है और मास्क बहुत महत्वपूर्ण है संक्रमण से बचने के लिए। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि अभी पीछे काफी बात फैली कि तीसरी लहर, इससे पहले बात फंगस में, ये क्या भ्रांतियां हैं? नेगेटिव माइंड के लोग ऐसे बात, क्या ये लोग है पिछले साल के मुकाबले इस साल इतना डर नहीं रहा, पर बड़ी ज्यादा फैली, तो और नेगेटिव लोगों के कारण भी ऐसा बातें फैलाते हैं, या अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, ये बेकार बातें कर, ये कुछ है बीमारी तो पहले भी हुआ करती थी लोगों को, खांसी जुकाम बुखार, अब क्या जी डॉक्टर साहब आप मुझे प्रश्न पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। वो तीसरी लहर के बारे में कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, बीच में ब्लैक फंगस की भी बहुत चर्चा हुई, ये समझना चाहते हैं कि क्या कुछ लोग हैं जो इस तरह की नकारात्मक बातें फैलाते हैं, या इसके पीछे कोई तर्क भी होता है? तर्क तो है कि जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगा या ज्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा, वायरस का संक्रमण का खतरा तो होता ही है जी, मगर वो खतरा हम काफी हद तक कम कर सकते हैं जी। जब तक वैक्सीनेशन पूरा ज्यादा स्तर तक नहीं पहुंचा जाए, तब तक मास्क पहनते हुए, भीड़ भाड़ से दूर रहते हुए, खुली हवा में काम करते हुए या चलते हुए हम वो संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं जी। अब तीसरी लहर की बात आई, हो सकता है कि तीसरी लहर हो, क्योंकि सबको वैक्सीन तो नहीं लगा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है। अगर हम लापरवाही से चलें तो उनको वायरस का संक्रमण हो सकता है और उनमें कुछ केसेस ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तीसरी लहर माना जाएगा जी। मगर वो तीसरी लहर को काबू में रखना या बहुत ही हल्की मात्रा में रखना, देखना, वो हमारे हाथों में है जी। अगर हम इस प्रकार के कदम उठाए कि वायरस आसानी से एक दूसरे से नहीं फैले और संक्रमण का खतरा जिस हद तक हो सके उस हद तक हम कम कर दें, तो तीसरी लहर बहुत हल्की सी होगी, अगर होगी भी तो। बिल्कुल। मगर तीसरी लहर के बारे में बहुत ज्यादा बात करना या लोगों को डराना वो गलत बात है। बस ये कहना कि हम सभी सावधानी से काम लें, वो अकलमंदी की बात है। लोनी से यामीन जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ, लोनी के पास से लगाजी जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को 3 महीने पहले कोरोना हो गया तो उनको अभी भी सूखी खांसी से हम इसलिए जानना चाह रहा हूँ।
पर ये जानना चाह रहा था कि तीसरी लहर का प्रकोप बच्चों पे ज्यादा होगा, युवाओं पे ज्यादा होगा या बुजुर्गों पे ज्यादा? तीसरी लहर पर इस कार्यक्रम में चर्चा हो गई है। डॉक्टर रेड्डी ये जानना चाहते हैं, 3 महीने पहले कोविड का संक्रमण हुआ था, सूखी खांसी अब भी बरकरार है, कैसे ठीक होगी? हाँ, ये मैंने जैसे कहा, ये लॉन्ग कोविड कुछ महीनों तक भी चल सकती है, मगर उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सालों भर तक चलेगी। तो आप बाकी जो सारे सावधानी से काम करते हैं, वो सावधानी से आप वायरस का दोबारा आने से बचाव रखिएगा, और गले के लिए ये गर्म पानी के गरारे वगैरह चालू रखिए और पौष्टिक आहार दीजिए। ये खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये वायरस का ही असर है। मगर दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मैंने बच्चों में ज्यादा असर होता है या बड़ों में ज्यादा असर होता है, क्योंकि कई सारे बड़ों को संक्रमण हो चुका है जी, और कईयों को वैक्सीन लग रहा है और लगेगा भी। अब बाकी रहा ये जो युवा लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा और बहुत ज्यादा संक्रमण शायद बच्चों को नहीं हुआ, तो उनको तीसरी लहर में ज्यादा संख्या में हो सकता है कि वायरस का संक्रमण हो जी, मगर उसका मतलब नहीं है कि उनको बहुत गंभीर बीमारी होगी जी। और जैसा कि बड़ों में, खास करके बड़े उम्र वालों में, या जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी या हार्ट की बीमारी है, उनको जिस हद तक खतरा होता है ये वायरस के संक्रमण से, उसमें बहुत ही कम मात्रा में बच्चों में नजर आएगा जी। बिल्कुल, कुछ बहुत ही कम बच्चों को सीरियस बीमारी होगी, हालांकि ज्यादा संख्या में बच्चों को संक्रमण हो सकता है। बेंगलुरु से मेधा पटवर्धन जी जुड़ गई हैं। मेधा जी, कार्यक्रम में समय कम है, आप जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आनंद जी, आपको और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। पिछले कार्यक्रम में श्रीनाथ रेड्डी सर को मैंने पूछा था 84 डेज 90 डेज कंफ्यूजन है मुझे सेकेंड टीका लेने में। मुझे 11 अप्रैल को कोरोना हो गया था फर्स्ट टीका लेने के बाद, तो मैंने मेरा अभी सेकेंड टीका 17 जुलाई को ले लिया। तो डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक कार्यक्रम ने उन्होंने प्रोन पोजीशन में कैसे लेटने का और उसका कितना हमको फायदा होता है वो सब बताया था, वो सब मैंने सुन लिया था। और जब मुझे कोरोना हो गया था तब मैंने प्रोन पोजीशन में सोने की आदत डाल ली थी। अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो मुझे प्रोन पोजीशन में स्लीप करने को आना चाहिए, इसलिए तो मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया है, और जो आप बताते हैं वो सब। मेधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। मैं नोटिंग भी करती हूँ कुछ विशेषज्ञ की सलाह से अगर आपको फायदा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे इस पर या किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद जी, और श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर रेड्डी बता रहे थे कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, जहां भी जाइए जहां तक संभव हो सके सुरक्षित दूरी का पालन करिए। एक बात और याद रखिए, अपनी बारी आने पर कोविड टीका जरूर लगाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।